सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक और खास तौर पर आप श्रोताओं से जुड़े विषयों और समस्याओं पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से बात कर उनका समाधान तलाशने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और पोषण अभियान के बारे में। हमारे देश में महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। इनमें से एक है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और दूसरी पोषण अभियान। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार गर्भ धारण करने वाली और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2017 को किया था। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा 6,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं देश में कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 6 साल तक के बच्चों और गर्भवती तथा गर्भधात्री माताओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से दूर करने के लिए आगामी 3 सालों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रदेश की जानी मानी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका मैम। धन्यवाद दीपा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रिया जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना जो है, इस योजना को आप कैसे देखती हैं? दीपा, गर्भावस्था जो जीवन का एक पड़ाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो कहीं न कहीं उस परिवार, समाज और हमारे पूरे राष्ट्र का भविष्य है। यदि माँ का पोषण अच्छा रहेगा तो आने वाले समय में जो हमारा समाज है, जो आने वाले समाज में बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारे पूरे देश का जो स्वास्थ्य है वो ये अभियान निर्धारित कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, जैसा कि आपने बताया कि गर्भावस्था किसी भी महिला, किसी भी परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो ये योजना जो है प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, इसके बारे में चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं और वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो पहली बार गर्भधारण जिन्होंने किया है, उन्हें 6,000 रूपये का आर्थिक लाभ मिल रहा है। जो भी महिलाएं इसमें आवेदन करना चाहती हैं, उन्हें आंगनवाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में जाके आवेदन फॉर्म भरना होता है तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है ये इसकी नोडल एजेंसी की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, तो जो भी गर्भधात्री महिलाएं हैं वो इस योजना का लाभ जाकर ले सकती है। डॉक्टर प्रिया ने बहुत अच्छे से बता दिया। डॉक्टर प्रिया, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ प्रदान करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं प्रदेश के आगरमालवा, छिंदवाड़ा, शहडोल, सीहोर और अलीराजपुर जिले इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले स्थान पर बने हुए हैं। इस पर क्या कहेंगी आप? आपके क्या विचार हैं? ये एक बहुत ही अच्छी बदलाव है जो हमारे प्रदेश में हम देखने को मिला है। कहीं न कहीं इसमें जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका महिला स्वास्थ्य के प्रति खास आग्रह रहता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, और यही जो है ये इस अभियान का जो रिस्पांस है उसमें रिफ्लेक्ट होता है, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। बाकी जिलों में भी इसमें और अधिक जो जागरूकता है उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, इस योजना के जरिए कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सरकार तो मदद कर ही रही है, 6,000 रूपये की आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन जिस परिवार में महिला गर्भवती है उनको किस तरह ध्यान रखना चाहिए? जब तक परिवार के स्तर पे जागरूकता नहीं आएगी तब तक जो हम बदलाव चाहते हैं वो कभी हमें देखने को नहीं मिलेगा। महिलाओं की एक आदत होती है कि वो पोषण के, खान पान के मामले में अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं। पूरे घर को खाना खिलाने के बाद जो कुछ बचा खुचा रहता है वो खाने की महिलाओं की आदत होती है। जो महिला गर्भवती है, पूरे परिवार को चाहिए कि उसके पोषण का ध्यान वो सब रखें। महिलाएं तो जीवन भर दूसरों का ध्यान रखती हैं, परंतु ये जो जीवन का पड़ाव है इसमें आवश्यकता है कि परिवार भी उनका उतना ही ध्यान रखे। बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाएं तो जीवन भर दूसरों का ख्याल रखती हैं, तो खासकर देखा जाए तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। डॉक्टर प्रिया, गर्भावस्था के दौरान किन किन सावधानियों का खास ख्याल रखना चाहिए किसी भी गर्भधात्री महिला के लिए? सबसे पहला ये समझना आवश्यक है कि गर्भावस्था आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें कुछ महिलाएं जो होती हैं ये बिल्कुल ही
अपनी गर्भावस्था को लेके जागरूक नहीं होती, समय समय पर जो दवाइयां, जो सप्लीमेंट्स लेना चाहिए वो नहीं लेती, खान पान पर ध्यान नहीं देती, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आप जैसा 9 महीने खाएंगी वैसा ही आपका बच्चे का शरीर बनेगा। जो बच्चे का शरीर जन्म में उसे मिला है उसमें फिर पूरे जीवन काल में बहुत ज्यादा फर्क होना संभव नहीं है। हम अपने बच्चों को एक अच्छी शुरुआत जीवन में दे सकते हैं और ये 9 महीने का जो आपकी नींव है उससे निर्धारित होगा। डॉक्टर प्रिया, गर्भावस्था के दौरान महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि कुपोषण ना हो, ना महिला को ना आने वाले बच्चे को? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको उनको बिल्कुल ध्यान रखना है? दीपा, हमारे समाज में यदि हम देखें तो शादी के लिए बहुत लंबी चौड़ी तैयारियां की जाती हैं, परंतु गर्भधारण जो कि एक जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है, उसके लिए बिना किसी तैयारी के दंपत्ति जो है वो एक दिन पाते हैं कि महिला गर्भवती हो गई है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गर्भधारण के पहले कुछ टीके होते हैं जो लगाने होते हैं। हीमोग्लोबिन यानी खून का स्तर अच्छा होना चाहिए, थायराइड नॉर्मल होना चाहिए, फोलिक एसिड नाम की टैबलेट का सेवन आवश्यक होता है। साथ ही कुछ अनुवांशिक बीमारियां, कुछ टेस्ट जैसे कि थैलेसीमिया, ये सब हर दंपत्ति को गर्भधारण के पहले कराना चाहिए। इसीलिए हर गर्भधारण जो है वो नियोजित होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। क्या गर्भावस्था के दौरान अगर ठीक से महिला का ध्यान नहीं रखा जाता है तो कुपोषण के चांसेस होते हैं महिला और बच्चा दोनों में? हमारे देश में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है गर्भवती महिलाओं में वो है खून की कमी यानी एनीमिया। लगभग 60 से 70% गर्भवती महिलाएं जो हैं बराबर पोषण नहीं होने के कारण एनीमिया यानी रक्त अल्पता की शिकार है। इसका न केवल बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है परंतु प्रसव के दौरान मां की जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए पोषण केवल एक बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नहीं परंतु मां की सुरक्षा के लिए भी उतना ही आवश्यक है। बिल्कुल, कहते हैं कि गर्भावस्था और पोषण दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी में महिला में कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो जरूरी हैं जिनके अभाव में प्रेगनेंसी को खतरा हो सकता है? वैसे तो हम देखें तो जो भी हमारे खान पान के घटक होते हैं, चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, वो सब आवश्यक है, परंतु 3 मुख्य पोषक तत्व हैं। सबसे पहला है आयरन। हम जानते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा आयरन के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण शिशु के विकास के लिए है फोलिक एसिड। यदि फोलिक एसिड की कमी होती है तो शिशु के अंदर कुछ जन्मजात विकृतियां पैदा हो जाती हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कैल्शियम, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी बोन्स का विकास महिला के शरीर से कैल्शियम लेके होता है। तो यदि आपके खान पान में कैल्शियम कम है तो महिला को आगे जाके हड्डियों की समस्या हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर, पोषण अभियान के बारे में चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं। पोषण अभियान को एक मैं कार्यक्रम की तरह नहीं देखकर एक जन आंदोलन की तरह देखती हूँ। इसमें केवल सरकार की भूमिका नहीं है परंतु हम सब की, चाहे वो पंचायत हो, चाहे स्कूल प्रबंधन हो, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे परिवार हो, निजी क्षेत्र हो, तो ये हमें इसे एक आंदोलन और भागीदारी की तरह देखना चाहिए, न कि एक सरकारी कार्यक्रम की तरह। डॉक्टर प्रिया, जो महिलाएं हैं, देखा जाता है कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कुपोषण का एक बड़ा कारण है। तो कुपोषण को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? कुपोषण को दूर करने की जो तैयारी है वो केवल गर्भावस्था में न होकर जब बच्चे छोटे हैं, जो छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही हैं, वहां से शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी छोटी बच्चियों का हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा रहेगा, जब उनके शरीर में पोषक तत्व बराबर रहेंगे, तभी वो आगे जाके एक गर्भावस्था बराबर सहन कर पाएंगी। तो इसकी शुरुआत मैं ये मानती हूँ कि गर्भावस्था से न होकर शिशु के जन्म से होनी चाहिए और पूरे जीवन काल तक चलनी चाहिए। जी। डॉक्टर प्रिया, अगर देखा जाए तो कुपोषण के क्या कारण होते हैं? हमारी सरकार तो लगातार प्रयास कर ही रही कि कुपोषण को जड़ से समाप्त किया जाए। एक आम जन की भागीदारी भी किस प्रकार हो सकती है? आम जन की इसमें इस तरह से भागीदारी हो सकती है कि हमारे समाज में आजकल 2 अलग अलग चीजें दिखने को मिलती हैं। एक है ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि जो चीजें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है उनका अत्यधिक सेवन। दूसरी तरफ जो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, जैसे फल है, दूध है, इसमें इसकी कमी। तो ये दोनों से ही हमें बचना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में अच्छा खाना नहीं खाने से बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा समाज में बढ़ता जा रहा है। वहीं सही तत्व कम होने के कारण खून की कमी, प्रोटीन की कमी, कुपोषण,
ये भी साथ साथ में बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर प्रिया, क्या कुपोषण भी इनफर्टिलिटी का एक कारण है? देखिए, फर्टिलिटी जो है वो महिला की हेल्थ की एक इंडिकेटर होती है। जब आपके हार्मोन्स बराबर काम कर रहे हो, आपका वजन संतुलित हो, आपके हार्मोन्स में संतुलन हो, तब आप संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम होते हैं। जब कुपोषण के कारण शरीर में कुछ डेफिशिएंसीज हैं, प्रोटीन की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ऐसी स्थिति में शरीर का जो प्रजनन का पूरा सिस्टम है वो भी बराबर काम नहीं करता और कहीं न कहीं ये आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। जी, जरूर। और डॉक्टर प्रिया, क्या छोटी उम्र में विवाह और बाल विवाह कुपोषण का एक बड़ा कारण है? कम उम्र में जब शादी की कर दी जाती है और महिला बहुत जल्दी गर्भधारण कर लेती है, तो इस समय उसका स्वयं का शरीर अभी पूरी तरह से बना नहीं है, विकसित नहीं हुआ है। ऐसे में जब प्रेगनेंसी का भार उसे लेना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि शरीर उसके लिए सक्षम नहीं होता। तो जब माँ का शरीर ही सक्षम नहीं है तो उसमें से उत्पन्न होने वाला बच्चा भी कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। तो कम उम्र में जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें बच्चे के अंदर लो बर्थ वेट यानी कि बहुत कम वजन का बच्चा होना, ये बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही आम होता है। बिल्कुल। तो देखा जाए तो जो किशोरियां हैं उनके खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सही उम्र में शादी बहुत जरूरी है ताकि बच्चा भी आगे चलकर स्वस्थ हो। डॉक्टर प्रिया, देश में कुपोषण की चुनौतियों से निपटने और समग्र पोषण के महत्व के बारे में देशवासियों को संवेदनशील बनाने के लिहाज से पोषण अभियान के तहत सितंबर माह को पोषण पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। पोषण माह का उद्देश्य लोगों को पोषण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना, लोगों की पहुंच उन सरकारी सेवाओं तक बनाना जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पूरक आहार को बढ़ावा देता है। क्या इस तरह के आयोजन से आम लोगों में जागरूकता आती है? जी, बिल्कुल आती है, क्योंकि हम जो भी चीजें देखते हैं कहीं न कहीं उसके बारे में कौतूहल जागता है उसके बारे में, और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, मेरे हिसाब से आकाशवाणी, दूरदर्शन इसमें बहुत बड़ा एक भूमिका निभाते हैं जन जागृति के लिए। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, सही कहा आपने। कुपोषण को दूर कैसे किया जा सकता है? आप मानती हैं कि अवेयरनेस के अभाव में कुपोषण ज्यादा बढ़ रहा है? मेरे हिसाब से दो चीजें हैं। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है एक्सेस। जी। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पता ही नहीं हो कि पोषण की क्या महत्ता है। दूसरा हो सकता है कि उसे पता हो परंतु उसके पास एक्सेस नहीं हो, वो जो पोषक तत्व है वो खरीदने में असमर्थ हो। चूंकि पोषण अभियान में ये सारे पूरक आहार जगह जगह पे उपलब्ध कराए जाते हैं, आंगनवाड़ी के थ्रू, हॉस्पिटल्स के थ्रू, तो मेरे हिसाब से सरकार जो है वो दोनों तरह से काम कर रही है। एक तरफ हम इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, साथ ही सरकार पूरक आहार उपलब्ध करा के जो एक्सेस की समस्या है उसे भी एड्रेस कर रही है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी ने भी कुपोषण को दूर करने के लिए एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान अभी चलाया है, और आपको लगता है कि आंगनबाड़ियों की स्थिति सुधारने में आम जन भागीदारी बहुत जरूरी है? मैं ये सोचती हूँ कि हम समाज के एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हम ये नहीं सोच सकते कि हर काम जो होगा वो सरकार ही करेगी। बिल्कुल। सरकार अपने स्तर पे जागरूकता ला रही है, परंतु हर व्यक्ति को एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहिए, और बहुत अच्छा तरीका है आंगनवाड़ी, क्योंकि आंगनवाड़ी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जहां पे उस क्षेत्र के सारे बच्चे जो हैं वो हमें मिल सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग हो सकती है, उन्हें उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए हम भागीदार हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रिया, कुपोषण को दूर करने में क्या आंगनबाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? मेरे हिसाब से कुपोषण को दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो आंगनवाड़ियों की हो सकती है। जी। कोरोना काल में जब कुछ समय तक आंगनवाड़ियां बंद थी तो हमने देखा कि कुपोषण का स्तर अचानक से काफी बढ़ गया था। जी। तो इसीलिए चूंकि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पूरे कम्युनिटी जो है वो वहां पर इकट्ठे होती है, और वहां पर हमें अपने जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, उसे देखने को और मेजर करने का बहुत अच्छा चांस रहता है। तो इसीलिए डेफिनेटली जो सबसे बड़ा काम, जो रोल है वो आंगनवाड़ियों का इसमें हो सकता है। डॉक्टर प्रिया, देखा जाए तो जो हमारे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पे भी मिड डे मील है, और मिड डे मील में दूध और बहुत सारी चीजें बच्चों को दी जाती हैं, तो ये भी सरकार का एक सराहनीय प्रयास है जिससे कुपोषण को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रिया, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने के प्रयास सरकार द्वारा जारी हैं, लेकिन इसमें आमजन अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं और पोषण कितना जरूरी है? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ये दो जो दरें होती हैं, ये किसी भी
क्षेत्र के, किसी भी देश के जो स्वास्थ्य है उसका एक बहुत बड़ा मापदंड मानी जाती हैं। और इसी से हम ये निष्कर्ष लगाते हैं कि ये जो जगह है या क्षेत्र है या जो समाज है वहां पर कितनी प्रगति हुई है, किस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज हैं। जी। मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए 2 मुख्य प्रयास किए जा सकते हैं। जी। पहला है इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर, यानी जब कोई आपातकालीन स्थिति निर्माण होती है तो महिला को एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो जाए, वहां पर उसे तुरंत चिकित्सकीय जो ट्रीटमेंट है वो मिले। परंतु इसके जो बेसिक कारण है उनको भी एड्रेस करना उतना ही आवश्यक है। 60 से 80% तक महिलाओं में खून की कमी है। ऐसी महिलाओं को जब प्रसव होता है, उसको रक्तस्राव होता है, तो यदि हीमोग्लोबिन का स्तर कम है तो ऐसे में बहुत कम रक्तस्राव में भी जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो केवल इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर अच्छा करके नहीं होगा, हमें पीछे जाकर उस महिला का प्रेगनेंसी के पहले का हीमोग्लोबिन का स्तर, उसका पोषण का स्तर और फिर गर्भावस्था के दौरान उसका पोषण, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे जब गर्भावस्था में कोई आपातकालीन स्थिति निर्माण भी हो तो भी उसका शरीर इतना सक्षम रहे कि कुछ हद तक ये सारी जो समस्याएं हैं उससे जूझ सके, जब तक कि वो इमरजेंसी केयर तक नहीं पहुंच पाती। शिशु मृत्यु दर का जो सबसे बड़ा कारण हमारे देश में है वो है लो बर्थ वेट। जी। 2.5 किलो जो है वो औसत माना जाता है जो जन्म के समय वजन होना चाहिए। जो शिशु 2.5 किलो से कम रहते हैं या तो उनका जन्म समय से पहले हो गया है या फिर उनकी जो गर्भावस्था के दौरान ग्रोथ है वो बराबर नहीं हुई है, जिसे हम IUGR बेबी कहते हैं। जी। इन दोनों के पीछे कहीं न कहीं कुपोषण का हाथ है, क्योंकि जब महिला कुपोषित रहती है तो ऐसी महिलाओं में जल्दी डिलीवरी होने का चांस ज्यादा रहता है। जब महिला का पोषण अच्छा नहीं होता तो गर्भ में पल रहे शिशु का भी पोषण अच्छा नहीं होता और IUGR बीमारी यानी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की बीमारी हो जाती है। जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तो इन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता, NICU केयर तो लगती ही है, परंतु यदि हम लो बर्थ वेट बच्चों का प्रपोर्शन किसी तरह से कम कर पाएं तो हमारी शिशु मृत्यु दर में भी काफी कमी आ सकती है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, जैसे आपने बताया कि जो कम वजन वाले बच्चे हैं इनका सबसे बड़ा कारण यही है कि शिशु मृत्यु दर ज्यादा होती है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कुपोषण एक बड़ा कारण है कि बच्चे कम वजन के होते हैं, और कौन से कारण हो सकते हैं डॉक्टर प्रिया? कुपोषण के अलावा, कुपोषण मैं ये कह सकती हूँ कि ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है प्री टर्म लेबर। हम जानते हैं कि जो प्रसव पीड़ा है वो आमतौर पे 40 हफ्ते के आसपास शुरू होती है। कभी कभी जो लेबर है वो जल्दी शुरू हो जाता है। जितना जल्दी डिलीवरी होती है उतना वजन कम होता है, उतना परिपक्व बच्चा कम होता है, और चूंकि उसका शरीर ही पूरा विकसित नहीं है तो ऐसे बच्चों के अंदर शिशु मृत्यु दर जो है वो अधिक होता है। कभी कभी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना, जिसे कि प्री एक्लैम्शिया बीमारी कहते हैं, इसके कारण डिलीवरी जल्दी कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में भी शिशुओं का वजन कम होता है, जल्दी डिलीवरी होती है, और ऐसे शिशुओं में भी जो मृत्यु दर है वो अधिक होता है। गर्भावस्था में ब्लीडिंग, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जल्दी डिलीवरी हो जाती है और बच्चे अपरिपक्व या कमजोर पैदा होते हैं। ये मुख्यतः 3 कारण है जिनके कारण देश में शिशु और मातृ मृत्यु दर दोनों ज्यादा है। यदि हम प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना यानी प्री एक्लैम्शिया, एनीमिया यानी कि खून की कमी, और प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, इन तीनों का बराबर हम एड्रेस करते हैं तो हमारी ये दोनों पैरामीटर्स में काफी कमी आ सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रिया, एनीमिया के क्या कारण होते हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? मुख्यतः यदि हम देखें कि 100 महिलाओं को हम देखें जिनको एनीमिया है, उसमें से 90% को हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी कि लौह तत्व की खान-पान में कमी होने के कारण एनीमिया होता है। कुछ केसेस में थैलेसीमिया, कुछ और केसेस में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, ये जो है ये रेयर कॉजेज है। सिकल सेल एनीमिया कहीं कहीं कॉमन है, परंतु मेजॉरिटी जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसीलिए सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी में निःशुल्क जो आयरन की टैबलेट्स हैं उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। कई महिलाएं इसका लाभ भी लेती हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि टैबलेट्स दी जाती हैं परंतु महिलाएं उसका सेवन नहीं करती। ये एक बहुत ही गलत बात है। आयरन की टैबलेट लेने से हल्के फुल्के कभी किसी को पेट में दर्द या थोड़ा बहुत कब्ज होता है, परंतु इसको लेने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो जो भी महिला गर्भवती है, आंगनवाड़ी से जो आपको आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स मिली हैं उसको आपको नियमित लेना है।
एक भी टैबलेट उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रहेगा और आपकी पूरी जो गर्भावस्था और प्रसव का सफर है वो सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि आयरन की टैबलेट बहुत जरूरी है, उसको बिल्कुल भी ऐसा ना किया जाए कि ना लें। डॉक्टर प्रिया, पोषक तत्व जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है तो उसके लिए खान पान के लिए क्या चीजें होनी चाहिए जो बहुत जरूरी है एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए? सबसे पहले यदि हम पहले 3 माह की बात करें तो इस पहले 3 महीने में बच्चे का शरीर बन रहा होता है और इस समय फोलिक एसिड नाम का तत्व जो है वो बहुत आवश्यक होता है। फोलिक एसिड की दवाइयां भी दी जाती हैं। फोलिक एसिड जो है ये हरी सब्जियों में पाया जाता है, पकाने पे ये नष्ट हो जाता है, इसीलिए अधिकतर महिलाओं को फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। दूसरी और तीसरे तिमाही की बात करें तो इस समय जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होने लगता है, क्योंकि बच्चे का जो शरीर बन रहा होता है उसमें मां के शरीर के हीमोग्लोबिन का वो लेवल को कम करता है। साथ ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, इस कारण से भी हीमोग्लोबिन गिरता है। इसीलिए दूसरी और तीसरे तिमाही जो ट्राइमेस्टर है उसमें आयरन का सेवन बहुत आवश्यक है। पूरी प्रेगनेंसी में प्रोटीन की मात्रा अच्छे लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे का जो शरीर है वो मां जो प्रोटीन लेती है उसी से बनता है। अधिकतर जो भारतीय लोग हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन लोगों में प्रोटीन की कमी हो सकती है यदि महिला अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे। एक अच्छा प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए दूध है, परंतु कई महिलाएं जो है वो दूध पीना पसंद नहीं करती, उन्हें लाइक्स और डिसलाइक्स रहते हैं, इस कारण वो दूध वाली चीजों का सेवन नहीं करती। ये बिल्कुल गलत है। बच्चे का पूरा शरीर प्रोटीन से बनता है, तो आप अपने खान पान में प्रोटीन का स्तर जो है वो अच्छे से बना के रखिए। दाल, इसमें भी प्रोटीन रहती है, परंतु दाल के साथ साथ हमें चावल या रोटी खाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल है वो तभी कंप्लीट होती है जब ये खाने साथ में खाए जाएं। चाय का सेवन खाने के साथ कई महिलाओं की आदत होती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम चाय पीते हैं तो ये आयरन का एब्जॉर्प्शन होने नहीं देता, और इस कारण से यदि आप गर्भवती हैं तो चाय का सेवन खाने के आसपास आप बिल्कुल नहीं करें। कॉफी का भी चाय जैसा ही है, यदि आप खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले कॉफी लेते हैं तो ये भी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। साथ ही कॉफी के 2 या 3 कप जो है वो सेफ माने गए हैं, उससे ज्यादा सेवन से गर्भावस्था में दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ज्यादा जो कॉफी पीने के आदी हैं उन्हें अपनी कॉफी का जो सेवन है उसे 1 या 2 कप तक लेके आना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, तो आप हमारी जो श्रोता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? अंत में मैं यही संदेश देना चाहूंगी, हमारे प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पोषण के बारे में जागरूकता, पोषण के बारे में बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। परंतु जब तक हम अपने समाज, अपने परिवार से शुरू नहीं करते, तब तक इन योजनाओं का सही अर्थ में हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी योजना, यानी एक आंगनबाड़ी को हम सब गोद लें, उसमें पढ़ने वाले बच्चों को खिलौने, पोषण, इन सब का हम ध्यान रखें, ये बहुत ही सराहनीय योजना है। और मैं चाहूंगी कि हम सब इस योजना में बढ़ चढ़ के भागीदारी करें और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है उसे हम पूरा करने में मदद करें। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया ने एकदम सही कहा है कि हम सबकी भागीदारी भी बहुत जरूरी होती है। कोई भी कार्य को सक्सेस पर पहुंचाने के लिए सबकी भागीदारी बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर प्रिया, आप यहां पर आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में